नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी कनौजे, प्राध्यापक एमजे कॉलेज। आपको पिछले वीडियो में मध्यमान निकालने की दीर्घ विधि के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको मध्यमान तथा मानक विचलन निकालने की संक्षिप्त विधि के बारे में बताऊंगा। जो बीएड द्वितीय सेम वहीं एमएड द्वितीय सेम दोनों के अंतर्गत इसका कोर्स आता है। दोनों एमएड में ये रिसर्च मेथडोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी कनौजे आज बीएड सेकेंड सेम तथा एमएड की कक्षाओं के अंतर्गत मध्यमान तथा मानक विचलन की गणना किस प्रकार से की जाती है संक्षिप्त विधि से, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं आपके समक्ष एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, यहाँ पर जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो कुछ इस ढंग से रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको परीक्षा में मध्यमान ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए जब कहा जाएगा तो मीन ज्ञात करने के लिए वर्गांतर दिया रहेगा प्रश्न पत्र में और उसके संगत आवृत्तियां दिया रहता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। और कुल आवृत्ति भी कभी कभी दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता है। तो इसकी गणना करके हम मध्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ये सवाल पहले ही हल करके हमने रखा हुआ है और आपको अब बता रहे हैं किस प्रकार से इस पर हमने कार्य किया है। मध्यमान की गणना करने के लिए हम संक्षिप्त विधि के अंतर्गत ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। मध्यमान m इज इक्वल टू ए एम इंटू सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू आई। यहाँ पर जो कैपिटल M होता है वो मध्यमान होता है। ए एम यानी कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन जिसे आप कहते हैं। F जो है कुल आवृत्ति होती है। कैपिटल N होता है टोटल आवृत्ति। दोस्तों, यहाँ पर टोटल आवृत्ति जैसे 40 दिया गया, ये 40 है। क्लास इंटरवल जो है यहाँ पर 5 का क्लास इंटरवल चल रहा है 40 से 44 के बीच में। अब देखो, इस विधि द्वारा हमको गणना करना है तो हम सर्वप्रथम इसमें मध्य बिंदु की गणना करते हैं। मध्य बिंदु अर्थात जो प्राप्तांक हैं उनके मध्य बिंदुओं को निकालकर इस प्रकार से क्रमवार लिख देते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए जैसे 70 से 74 है, इसका मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है तो 72 आया है। इसके लिए हमने ये किया है कि 70 और 74 को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हमको 72 मिल गया है। तो यहाँ पर 70 से 74 को जोड़कर हमने 72 इसका मध्य बिंदु औसत निकाल लिया। वैसे 65 से 69 के बीच हमने मध्य बिंदु 67 निकाला है। इसी प्रकार से हम अन्य मध्य बिंदुओं को निकालेंगे तो 62, 57, 52, 47, 42 इस प्रकार से मध्य बिंदु हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों, हमको D की गणना करनी है। D जो कि इस सूत्र के अंतर्गत प्रयोग किया गया है। D को ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। कैपिटल X माइनस ए एम अर्थात एज्यूम्ड मीन बाई क्लास इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो हमको D का मान प्राप्त होता चला जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने आपको करके दिखाया है। कैपिटल D है, D है, D इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस ए एम बाई आई। तो यहाँ पे मध्य बिंदु जो है आपका 72 है। 72 आपने यहाँ पे मध्य बिंदु लिया। कल्पित माध्य के रूप में आपने 57 को लिया है। दोस्तों, कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन आप इन अंकों में से किसी भी एक अंक को ले सकते हो अपने मन चाहे से, लेकिन हम ज़्यादातर ऐसे अंक का चुनाव करते हैं जिससे ऊपर के प्राप्तांक को यदि घटाएं तो हमको छोटी राशि प्राप्त हो और नीचे के प्राप्तांकों को भी घटाएं तो हमको छोटी राशि प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हमको गणना करने में आसानी होती है। इसलिए हम मध्य बिंदु यहाँ पर आपका एज्यूम्ड मीन जो लिया है हमने 57 लिया है। जो 72 प्राप्तांक और उसमें से 57 को माइनस किया तो यहाँ पे 15 आया। क्लास इंटरवल आई की जगह आपने यहाँ 40 से 44, 45 से 49 क्लास इंटरवल आप हर जगह देख रहे हैं कि 5 का है। ये वर्गांतर को 5 यहाँ लिखा और हल करने पर हमको 3 प्राप्त हुआ आंसर। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने D का मान +3 लिखा है। वैसे ही जब प्राप्तांक की जगह x की जगह 67 रखेंगे, एज्यूम्ड मीन 57 को इसमें से घटाएंगे। यहाँ देखिए 67 माइनस 57 और उसको वर्गांतर 5 से यदि हम भाग देंगे तो हमको 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको +2 प्राप्त हुआ। जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे यहाँ पे +1 प्राप्त होगा। एज्यूम्ड मीन यहाँ पे भी एज्यूम्ड मीन और प्राप्तांक दोनों ही 57 है, इसलिए 57 माइनस 57 करने पर हमको 0 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ लिखा गया। बाद में मान जो है ऋणात्मक होते चले जाएंगे
और कम होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसके प्राप्तांक के आधार पर डी का गणना कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर डी की गणना करने के बाद में एफ डी का हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। एफ डी की गणना करने के लिए आवृत्ति गुणा डी करेंगे तो हमको एफ डी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एफ का मान 3 है और डी का मान यहाँ 3 है, तो 3 3 जा एफ डी इन दोनों का गुणनफल है। 3 3 जा 9 हुआ, 5 2 जा 10 हुआ, 7 1 जा 7 हुआ। इस प्रकार 10 का 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 और बाद में यहाँ पे ऋणात्मक अंक हमको इस प्रकार से प्राप्त हो गए। टोटल एफ डी का मान निकालने के लिए हमको जो धनात्मक धन अंकों वाली संख्या है उनको एक साथ कैलकुलेट करके अलग से लिख लेते हैं। जैसे इन सब का योग +26 आया है, वहीं इन सब के ऋणात्मक वैल्यूज़ का जो योग है वो -26 आया है, और इसको हल करने पर संपूर्ण जो योग है हमको एफ डी = 0 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों हम इस मान को अपने संक्षिप्त विधि के अंतर्गत इस प्रकार से यहाँ पे उसका सूत्र को लिखते हैं। मध्यमान बराबर कल्पित माध्य सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू आई। 57 हमने ये कल्पित माध्य यहाँ से उठाकर इस कल्पित माध्य को यहाँ पर रखा। सिग्मा एफ डी, ये देखिए एफ डी का वैल्यू यहाँ पे 0 आया है, और कैपिटल N = 40 है, तो यहाँ पे कैपिटल N = 40 है, इंटू आई स्मॉल आई जो आपको क्लास इंटरवल वर्गांतर के रूप में दिख रहा है, ये 40 से 44, ये आई जो है आपको यहाँ पे 5 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा, और हमारा जो मध्यमान है वो इस प्रकार से 57 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम मध्यमान की गणना कर लेते हैं। अब मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना कैसे करते हैं इसके संदर्भ में बताता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करने के लिए दोस्तों हमारे पास में 2 विधियाँ हैं। मानक विचलन की गणना करने के लिए 2 सूत्र होते हैं। एच डी = सिग्मा x² बाई n का √ ये दीर्घ विधि द्वारा हम यहाँ पर मानक विचलन की गणना करते हैं। वहीं दोस्तों यदि आप थोड़ा सा इस पर आगे और चलें तो सिग्मा fd² बाई n √ के अंदर यहाँ पर सिग्मा fd बाई n का होल स्क्वायर है, ये पूरे का वर्गमूल, और इसमें i का गुणा है, वर्गांतर का गुणा है। तो आप दोस्तों हम ज़्यादातर संक्षिप्त विधि के माध्यम से ही मानक विचलन की गणना करते आए हैं, तो यहाँ पर भी हम संक्षिप्त विधि का प्रयोग करेंगे। ज़्यादातर ये उपयोग में आता है, इसीलिए इसी विधि की चर्चा किए हैं। इस विधि द्वारा भी मानक विचलन की गणना की जा सकती है। तो संक्षिप्त विधि द्वारा मानक विचलन की गणना करने के लिए हमारे पास जब प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो कुछ इस प्रकार रहेगा कि हमको आंकड़े दिए रहेंगे और उनसे मानक विचलन की गणना करनी होगी। यहाँ पे जैसे वर्गांतर दिया है 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, इस प्रकार वर्गांतर ऊपर दे दिया है। उसके संगत आवृत्तियाँ यहाँ पर दी गई है। आवृत्तियाँ 2, 5, 4, 6, 5, 3, और कुल आवृत्ति जो n = 25 दिया हुआ है, जो इन सब का योग है, आवृत्तियों का योग है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्लास इंटरवल को हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं एक सारणी बनाकर। जैसे यहाँ 60 से 69, 60 से 69, 50 से 59, 50 से 59, इस प्रकार से हम सारे वर्गांतर को यहाँ पर लिख लिए, और उसके संगत आवृत्तियों को यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब दोस्तों इनका सब का योग, इन सब को जोड़ने से n = 25 मिलता है, जो कि कुल वर्गांतर, ये कुल आवृत्ति है। अब हमें x की गणना करनी है, जो कि मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु किसका? प्राप्तांकों का मध्य बिंदु। जहाँ यहाँ 60 और 69 है, उसका मध्य बिंदु यहाँ पर 64.5 होगा। ये बिल्कुल उसी प्रकार से गणना करनी है। 60 और 69 को जोड़ना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 64.5 यहाँ पे हमको मिल गया। वैसे ही दूसरा मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो 50 और 59 को जोड़े और 2 से डिवाइड किया, तो हमको 54.5 यहाँ पर प्राप्त हो गया। दोस्तों इसी प्रकार अन्य जो मध्य बिंदु है वो आपको 44.5, 34.5, 24.5 और 14.5 मिल जाएगा। अब हमको दोस्तों यहाँ पर D की गणना करनी है। D की गणना करने के लिए
हम वही विधि लगभग इस्तेमाल करते हैं जो हम मध्यमान निकालने के लिए करते थे। यहाँ पे मैं आपको एक गणना करके दिखा रहा हूँ। यहाँ डी के लिए कैपिटल एक्स माइनस ए एम इंटू क्लास इंटरवल या वर्गांतर। तो यहाँ पे जैसे मध्यमान हमने यहाँ पे कल्पित माध्य के लिए के रूप में 34.5 को लिया है। आप चाहो तो किसी को भी ले सकते हो, हमने यहाँ पे 34.5 को एज्यूम्ड मीन के रूप में लिया है। तो प्राप्तांक 64.5, यहाँ पे 64.5 माइनस 34.5, इसमें से माइनस किया बाई क्लास इंटरवल i इज इक्वल टू 10 को रखा। माइनस करने के बाद हमको 30 प्राप्त हुआ। वर्गांतर का मान 10 है, जो कि 30, 39, 40, 49 इनके बीच सबके बीच में 10-10 का अंतर है। तो वर्गांतर हमको यहाँ पर 10 प्राप्त हुआ, उसको हम यहाँ रखें हैं और डिवाइड करने पर 3 प्राप्त हुआ। तो d का वैल्यू यहाँ पे हमको 3 मिल गया। ऐसे ही दोस्तों अगला कैलकुलेशन करेंगे। प्राप्तांक की जगह हम प्राप्तांक यहाँ 64 लिखा है, वहाँ पे x की जगह हम 54.5 लिखेंगे। कल्पित माध्य की जगह हम 34.5 लिखेंगे। डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमको यहाँ पर वैल्यू 2 प्राप्त होगा। तो d का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसी प्रकार 44.5 में से इसको माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 10 बाई 10 करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे 0, फिर -1, -2, इस प्रकार से d का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों हमको सूत्र की ओर ध्यान देना है। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो सूत्र लिखा है उस पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आई वर्गांतर तो लिखा हुआ है, उसके बाद में अंडर हुड के अंतर्गत एफ डी का वर्ग लिखा है। डी का वर्ग है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, इसमें डी का वर्ग है, एफ का वर्ग नहीं है, ये सिर्फ डी का वर्ग है। तो हमको पहले एफ डी स्क्वायर की भी गणना करनी है और वहीं दूसरी ओर एफ और डी की गणना करना है, क्योंकि एफ डी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे एफ डी की गणना करनी है, एफ और इंटू डी की भी गणना करनी है, यानी एफ डी और एफ डी स्क्वायर दोनों की गणना हमको करनी है, क्योंकि उनका योग हमको यहाँ पर निकालना है और उस योग का मान को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो सूत्र को देखते हुए हम यहाँ पे एफ डी अर्थात एफ इंटू डी आवृत्ति के साथ में डी का गुणनफल को यहाँ लिखेंगे और एफ डी स्क्वायर को यहाँ लिखते चले जाएंगे। सर्वप्रथम दोस्तों एफ डी की गणना हम यहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, डी का मान 3 है, एफ का मान 2 है, 2 3 ज़ा 6, और दूसरा यहाँ पे दिया है एफ का मान 5 और डी का मान 2, 5 2 ज़ा 10, यहाँ 4 1 ज़ा 4, 6 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6। इस प्रकार से एफ डी का मान आपको प्राप्त हुआ, जो कि आप यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो संपूर्ण योग जो है वो आपको एफ डी इज इक्वल टू 9 प्राप्त होगा। वहीं पे दूसरी ओर दोस्तों गणना करेंगे तो एफ डी स्क्वायर अर्थात पहले हमको डी का स्क्वायर करना है। यहाँ डी है, डी का वर्ग जैसे 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 2 करेंगे तो 9 2 ज़ा 18। तो एफ डी स्क्वायर का मान यहाँ पर 18 आएगा। अब पुनः यहाँ पर देखिए डी का मान 2 2 ज़ा 4, यानी इसका वर्ग किया हमने, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप गणना करेंगे तो एफ डी स्क्वायर का मान इस प्रकार से प्राप्त होगा। चूँकि डी स्क्वायर में है यहाँ पर, इसलिए कोई भी मान ऋणात्मक प्राप्त नहीं होता, पूरा का पूरा मान हमको धनात्मक प्राप्त होगा। और एफ डी स्क्वायर का मान जो है वो 59 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। अब हम इन मानों को इस सूत्र में रखकर स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना कर लेते हैं, मानक विचलन की गणना कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सूत्र एच डी में एच डी इज इक्वल टू आई इंटू ये अंडर हुड सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन एफ इंटू डी बाई एन का जो योग है उसका होल स्क्वायर यहाँ पर इस सूत्र को प्रयोग करेंगे। तो आई की जगह वर्गांतर की जगह हमने 60 से 69 के बीच ये वर्गांतर 10 का है, तो ये 10 को हमने यहाँ पर लिखा है। अंडर हुड इस प्रकार लगाएंगे एफ डी स्क्वायर, तो एफ डी स्क्वायर यहाँ पे 59 है, इसका सिग्मा या इसका योग करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे आपको 59 मिला है। तो हमने यहाँ पे 59 लिख दिया एफ डी स्क्वायर की जगह। टोटल कुल आवृत्तियाँ n है, n इज इक्वल टू 25, यहाँ पे n इज इक्वल टू 25 हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ f इंटू डी
एफ इंटू डी का वर्ग जो योग जो है यहाँ पे आपको टोटल 9 मिला। तो यहाँ पे हमने 9/25 लिखा, चूँकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, इन दोनों का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 9 × 9 2 टाइम्स हुआ, वैसे ही n का वर्ग करेंगे तो 25 × 25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस ढंग से कुछ अंक हमको प्राप्त होंगे। अंडर रूट के अंदर यहाँ 2.36 इसका कैलकुलेशन करने पर, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो 0.196 हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये पूरे गणना में जब हम हल करेंगे तो इस प्रकार से ये अंडर रूट को हटाएंगे तो 10 × 1.493 हमको प्राप्त होगा, जो कि गणना करने पर हमको HD का मान, मानक विचलन का मान 14.93 यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये थी संक्षिप्त विधि द्वारा मध्यमान व मानक विचलन की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके सवाल बीएड के अंतर्गत लगभग हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।